हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकल 351। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास। अब तक हम लोगों ने भाषा विज्ञान, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे छायावादोत्तर काल। और अब तक के जो भी वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उससे देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी बनाइए। तो छायावादोत्तर काल को पढ़ते हैं। इसमें भी छायावादोत्तर में है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का समय है 1936 से 1942 ईस्वी। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील से लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। तो लखनऊ में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई लखनऊ में, और इसका पहला अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता की है मुंशी प्रेमचंद ने। तो इतना ही याद करना है कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई लखनऊ में, और इसका जो पहला जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। फिर 1934 ईस्वी में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। 1934 में मतलब सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई थी, उसी की देखा देखी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई एक तरीके से। 1935 में हेनरी बारबूस ने की पहल पर पेरिस में E.M. फॉस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, K.M. भट्ट, हीरेन मुखर्जी, S. सिन्हा, मोहम्मदीन तासीन ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। तो इतने लोगों ने इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का जो है गठन किया था। फिर ये 1935 में और 1936 में लखनऊ में यानी कि भारत में ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रगतिवाद का जो आधार है, सैद्धांतिक आधार है, वो क्या है? मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। तो राजनीति का जो साम्यवाद या समाजवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत का जो युगवाणी है वो खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य है। तो खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य सुमित्रा नंदन पंत का युगवाणी है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण कृत ब्रजभाषा काव्य करुण सतसई जो है इसको प्रगतिवादी कवि का काव्य माना। बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत के युगवाणी को खड़ी बोली का पहला जो प्रगतिवादी काव्य है माना। लेकिन गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा कि रामेश्वर करुण का जो ब्रजभाषा में करुण सतसई है वो प्रगतिवादी कवि का काव्य है। केदारनाथ अग्रवाल के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 2000 में हुई। कमासिन बांदा में इनका जन्म हुआ था। तो 1911 कमासिन बांदा में इनका जन्म हुआ था और 2000 में मृत्यु हो जाती है। इनकी जो पिता हैं हनुमान प्रसाद हैं और माता का नाम है घिसिट्टो, पत्नी का नाम है पार्वती, और प्रथम जो संग्रह है वो है युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा की आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से लिखते थे। तो इनका उपनाम क्या है? बालेंदु है। केदारनाथ अग्रवाल का नाम है बालेंदु। तब वे ब्रजभाषा में कवित्त सवैया छंद लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताओं शीर्षक से किया। तो देश विदेश की कविताएं में बहुत सारी कविताओं का इन्होंने अनुवाद किया है। अब इनकी रचनाएं हैं। इनको याद करते हैं। युग की गंगा,
युग की गंगा, नींद के बादल, लोक आलोक, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्तस्तान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, जो शिलाएं तोड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुले डौने डैने, पुष्पदीप, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। तो यह है इनकी रचनाएं। देखिए, युग की गंगा में नींद के बादल, लोक और आलोक में फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना में गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्तस्थान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, जो शिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुले आँखें खुले डैने, पुष्पदीप, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। फिर नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ है तरौनी, दरभंगा में, और इनकी मृत्यु 1998 में हुई। इनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। इनके माता पिता का नाम है गोकुल मिश्र और उमा देवी। इनके जो उपनाम हैं वो यात्री और नागार्जुन इनके उपनाम हैं। नागार्जुन जो है पहला साहित्यिक उपनाम इनका यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से लिखते थे, तो यात्री नाम से मैथिली और संस्कृत की रचनाएं हैं इनकी। नागार्जुन ने खड़ी बोली में प्रथम रचना जो है राम के प्रति लिखी। तो नागार्जुन की खड़ी बोली की पहली रचना क्या है? राम के प्रति है। और 1935 लाहौर से निकलने वाली कविता जो साप्ताहिक पत्रिका है विश्व बंधु, उसमें छपी थी। सबसे इम्पोर्टेंट है, नागार्जुन यात्री उपनाम से लिखते थे मैथिली में, ठीक है। फिर नागार्जुन की जो खड़ी बोली की पहली रचना है वो है राम के प्रति, जो कि लाहौर की पत्रिका जो विश्व बंधु है उसमें छपी थी। फिर नागार्जुन की रचनाएं हैं युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव हमने देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों के कोरस। तो युग धारा में इन्होंने सतरंगे पंखों वाली की प्यासी पथराई आंखें देखी। क्यों? भस्मांकुर में तालाब की मछलियाँ जो थी वो मर गई थी, ठीक। खिचड़ी विप्लव मतलब तालाब की मछलियाँ मर गई, ये खिचड़ी देखी इन्होंने, और तुमने कहा था कि हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों के कोरस में रहती है। इस तरीके से याद कर लीजिए कि युग धारा में सतरंगे पंखों वाली की प्यासी पथराई आंखें थीं। क्यों थी? भस्मांकुर में तालाब की मछलियाँ मर गई थी। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था कि हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों के कोरस में रहती है। इस तरीके से युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों के कोरस। फिर नागार्जुन कृत जो भस्मांकुर है वो एक खंड काव्य है और बरवे छंद में है। तो भस्मांकुर खंड काव्य है, बरवे छंद में है। मैथिली भाषा में इन्होंने जो पत्रहीन नग्न गाछ लिखा है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है पत्रहीन नग्नगाछ के लिए 1968 में। बस इतना ही याद कीजिए कि नागार्जुन की मैथिली भाषा में जो कृति है पत्रहीन नग्नगाछ, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नागार्जुन अपनी कविता को प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है कहते हैं। तो मतलब अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है में लिखा है कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। फिर नेक्स्ट, बच्चन सिंह नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। नागार्जुन राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी कविताएं हैं, प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी? बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दुंतरित मुस्कान, पांच पूत भारत माँ के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। नागार्जुन को प्रकृतिवाद का शलाका पुरुष भी कहते हैं। तो नागार्जुन को प्रकृतिवाद का शलाका पुरुष भी कहते हैं।
फिर शिवमंगल सिंह सुमन का जीवन परिचय देखते हैं या संक्षिप्त परिचय देखते हैं। 1915 से 2002 इनका समय है। झगरपुर उन्नाव में इनका जन्म हुआ था। मूल नाम शिवमंगल है, शिवमंगल सिंह है और उपनाम है इनका सुमन। प्रथम इनका ग्रंथ है हिल्लोल। तो हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मूल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। देखिए, शिवमंगल ने सुमन को जब फूल दिया, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ट्रिक है कि शिवमंगल ने सुमन को देखा तो हिल्लोल उठी। हिल्लोल उठी यानी कि उनके मन में कुछ हुआ, तो हिल्लोल उठी तो ये जीवन का गान गाने लगे, जीवन का ज्ञान गाने लगे कि युग का मूल तो तुम्ही से है। और प्रलय सृजन हो गया इनका, मतलब सुमन ने इनका दिल तोड़ दिया तो इनका प्रलय सृजन हो गया वहाँ से, और इनका विश्वास बदलता ही गया। ये विंध्य हिमालय में मिट्टी की बारात के सपने देखने लगे थे और वाणी की व्यथा जो है सुनाने लगे। जब सुमन ने इनको धोखा दिया तो क्या हुआ, वाणी की व्यथा सुनाने लगे, पर इनकी आंखें नहीं भरी और हम पक्षी उन्मुक्त गगन के हो गए। तो शिवमंगल ने जब सुमन को देखा, इनका मन हिल्लोल गया, जीवन के गान गाने लगे, युग का मूल कहने लगे, सुमन तुम्ही से युग का मूल है। और प्रलय सृजन हो गया जब इनका विश्वास बदल गया, यानी कि सुमन ने धोखा दे दिया, विश्वास बदल गया। ये विंध्य हिमालय में मिट्टी की बारात के सपने देख रहे थे और वाणी की व्यथा सुनाने लगे, पर आंखें नहीं भरी, मतलब व्यथा सुनाते सुनाते इनकी आंखें नहीं भरी और ये पक्षी उन्मुक्त गगन के हो गए। इस तरीके से याद कर लीजिए, हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मूल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। फिर शिवमंगल सुमन की प्रसिद्ध कविताएं हैं कुछ, जैसे कि गुनिया का यौवन, कलकत्ते का काल, चल रही कुदाली। फिर वासुदेव सिंह त्रिलोचन के बारे में पढ़ते हैं। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का जो जन्म है 1917 में हुआ है और मृत्यु 2007 में। तो 1917 से 2007 इनका समय है। चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर इनका जन्म स्थान है। असली नाम है इनका वासुदेव सिंह। त्रिलोचन इनका उपनाम है और प्रथम संग्रह है धरती। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। तो मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। त्रिलोचन की कविताएं हैं या रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनकहनी भी कुछ कहनी है। तो फिर से देख लेते हैं, धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। अमोला त्रिलोचन की अवधि काव्यकृति है। अमोला जो है त्रिलोचन की अवधि काव्यकृति है, यानी कि अवधि भाषा में है और 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित हैं। तो बरवे छंद में है, 2700 बरवे छंद हैं इसमें, अमोला में और अवधि भाषा में है। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन प्रसिद्ध हैं। तो हिंदी में सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं त्रिलोचन। रांगे राघव के बारे में देखते हैं। इनका मूल नाम है त्रयंबक वीर राघवाचार्य। तो त्रयंबक वीर राघवाचार्य रांगे राघव का नाम है। इनके 3 आख्यात्मक काव्य हैं, अजेय खंडहर, मेधावी पांचाली। अजेय खंडहर, मेधावी पांचाली रांगे राघव के आख्यानात्मक काव्य हैं। अजेय खंडहर में 3 शीर्षक हैं, झनकार, ललकार, हुंकार। तो झनकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया है इसमें। रांगे राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं, पिघलते पत्थर, राह के दीपक। पिघलते पत्थर, राह के दीपक रांगे राघव की रचनाएं हैं। फिर इसके बाद इनकी काव्यकृतियाँ हैं, काव्य पंक्तियाँ हैं। फिर रामधारी सिंह दिनकर आ जाते हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर 1908 से लेके 1974 तक इनका समय है। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों ही विद्यमान है। दिनकर को समय सूर्य, अधैर्य का कवि भी कहा जाता है।
तो समय सुर, अधैर्य का कवि भी इनको कहा जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। तो दिनकर की ये काव्य कृतियाँ हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। दिनकर को मैथिली शरण गुप्त दिनकर ने मैथिली गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि कहा है। यानी कि मैथिली शरण गुप्त को क्या कहते हैं? राष्ट्रकवि कहते हैं, और दिनकर कहते हैं कि मैं उनके आगे महज डिप्टी राष्ट्रकवि हूँ। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसे गीत नाट्य भी कहा जाता है। तो उर्वशी गीत नाट्य है, और इसी का मैंने क्वेश्चन पूछा था पिछले वीडियो में कि उर्वशी किसकी कृति है? तो उर्वशी दिनकर की कृति है, और इसके लिए इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। फिर इसके बाद दिनकर की काव्य कृतियाँ हैं, उन्हें आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। अब प्रयोगवाद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रयोगवाद और नई कविता। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक में से माना जाता है। यानी कि प्रयोगवाद का आरंभ जो है तार सप्तक से अज्ञेय ने किया। इसमें तार सप्तक में क्या है? 7 कवियों का जो रचनाएं हैं वो संग्रहित होती हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक से निबंध में किया था। नंद दुलारे वाजपेयी प्रयोगवाद को बैठे ठाड़े का धंधा कहते हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए, एक 1943 में, फिर 1951 में, 1959 में, फिर 1979 में। तो 43 में, फिर उसके 8 साल बाद 51 में, फिर उसके 8 साल बाद 59 में, फिर उसके 20 साल बाद 79 में। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। तो अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में जो प्रयोगवादी कवि हैं उन्हें राहों का अन्वेषी कहा है। अज्ञेय ने दूसरा तार सप्तक की भूमिका में लिखा, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। फिर प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। फिर तार सप्तक, जो पहला तार सप्तक है उसके कवि हैं। पहला तार सप्तक 1943 में आया था। इसमें अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल शामिल हैं। तो इसको याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है। गजा, नेमि भारत, प्रभा गिरिजा, अज्ञेय राम। तो गजा से गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय और रामविलास शर्मा। तो गजा, नेमि भारत, प्रभा गिरिजा, अज्ञेय राम। गजा, नेमि भारत, प्रभा गिरिजा, अज्ञेय राम। क्योंकि तार सप्तक में ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन कौन से कवि शामिल हैं। तो पहले तार सप्तक में ये कवि शामिल हैं, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। फिर दूसरा तार सप्तक 1951 में आया, इसको याद करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, ये शकुंत हैं लेकिन ये शकुंतला माथुर हैं, ये स्त्री हैं।
हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तो शमशेर यानी कि शेर पे भवानी शकुंतला जो हैं सवार होके आती हैं। शेर पे कौन? भवानी देवी सवार होती हैं। तो शेर पे भवानी शकुंतला सवार होती हैं और हरि नारायण या हरि नरेश जो हैं, हरि नरेश धर्मवीर रघुवीर से सहायता मांगते हैं। इसको याद कर लीजिए। शेर पे भवानी शकुंतला सवार होती हैं, हरि नरेश धर्मवीर से धर्मवीर जो हैं वो रघुवीर से सहायता मांगते हैं। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण घनश्याम, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। इस तरीके से ये क्रम से आपको याद हो जाएंगे। ये जन्म स्थान और जन्म मृत्यु ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तीसरा तार सप्तक है 1959 में। इसके जो कवि हैं, इसमें संकलित जो रचनाएं हैं जिन कवियों की, वो हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। तो प्रयाग में मदन विजय जो हैं कुंवर, प्रयाग में मदन विजय कुंवर सर्वेश्वर केदारनाथ की कीर्ति गाते हैं। इस तरीके से याद कर लीजिए। प्रयाग में मदन विजय कुंवर सर्वेश्वर केदारनाथ की कीर्ति गाते हैं। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। प्रयाग में मदन विजय कुंवर सर्वेश्वर केदारनाथ की कीर्ति गाते हैं। फिर चौथा तार सप्तक है। चौथा तार सप्तक 1979 में आया। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर, आचार्य सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजकिशोर। इसको याद कर सकते हैं। आरा, स्वान, सु, श्री, रा। तो अवधेश कुमार, आरा यानी कि अवधेश कुमार, रा से राजकुमार कुंभज, स्वा से स्वदेश भारती, ना से नंद किशोर, सु से सुमन राजे, श्री से श्री राम और रा से राजेंद्र। तो अवधेश कुमार, राजकुमार, स्वदेश भारती, नंद किशोर, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, आरास्वान सुसरा। ऐसे याद कर सकते हैं, आरास्वान सुसरा। फिर प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय जो है अज्ञेय को दिया जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो हैं अज्ञेय हैं। एक तरीके से याद कर लीजिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं ये कहते हैं, प्रयोगवाद कविता के युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग पर अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। रामविलास शर्मा ने कहा, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां हैं अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यानी कि अहमवादी हैं। यथार्थवाद का आग्रह है, यथार्थवादी हैं। एक तरीके से निराशावाद है। बौद्धिकता की प्रधानता है। उपमानों की नवीनता है। साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का प्रयोग। प्रयोगवाद फ्रॉइड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद क्या है? सिगमंड फ्रॉइड हैं जिनका मनोविश्लेषणवाद है, उससे प्रभावित हैं। तो प्रयोगवाद फ्रॉइडवाद से प्रभावित है। प्रयोगवाद के लिए विभिन्न जो मत हैं, कह सकते हैं प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। नगेंद्र ने कहा प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। केसरी कुमार का कहना है प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। शैलीगत विद्रोह कहा है नगेंद्र ने, दृष्टिकोण का अनुसंधान केसरी कुमार कह रहे हैं। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवीर सहाय कह रहे हैं कलात्मक अनुभव का क्षण है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है,
वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है। फिर कल पढ़ेंगे प्रपद्यवाद। हाँ, कल पढ़ेंगे प्रपद्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, इतना ही आप लोग पढ़िए। और अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।